नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं आज बात कर रहा हूँ आभास गांगुली के बारे में। आभास गांगुली कौन? आप नहीं जानते। किशोर कुमार को जानते हैं? जी हाँ, उनका स्टेज का नाम किशोर कुमार था और असली नाम उनका आभास गांगुली था। और आभास गांगुली यानी कि किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 अगस्त को हुआ था। किशोर कुमार को जीने वाले कलाकार प्रशांत नासिरी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, नमस्कार सभी सुनने वालों को बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार प्रशांत का। नमस्ते सुनील भाई। प्रशांत जी, किशोर कुमार मध्य प्रदेश के लिए हमेशा एक विशेष स्थान रखते थे, क्योंकि खंडवा में उनका जन्म हुआ। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने अपनी शिक्षा ली और मध्य प्रदेश जब भी वे कभी कहीं भी अगर अपने आप को प्रस्तुत करते थे तो आप शायद ज़्यादा जीते हैं उनको। उनकी पूरी जो गायकी है उसके अंदाज को मैंने कई बार देखा है, सुना है आपको। तो हूबहू तो नहीं कहता हूँ, उससे भी कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी विशेषता है। तो प्रशांत जी, क्या लगता है, आप हाँ, इंदौर में भी परफॉर्म करते रहे हैं किशोर कुमार से, जहाँ जिस जन्मभूमि का रिश्ता रहा है, उसको लेकर क्या कहते हैं? बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि मुझ में जो कोई एज़ अ कलाकार जो मुझ में ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, जो एक बदलाव जो होता है हमेशा एक एक कलाकार और एक इंसान के इसमें जब कलाकार के बीच में से मैं बोलूँगा कि एक जंग होती है। वो जंग की शुरुआत मेरे ख्याल से इंदौर से ही हुई और इंदौर में ही पहली बार मैं पहले बहुत सारे अलग-अलग सभी सिंगर्स के गीत गाता था। इनफैक्ट मैंने शुरुआत रफ़ी साहब के गीतों से की थी। मैं सोनू निगम जी का बड़ा मैं भक्त था। मैं जब मतलब मैं जब कॉलेज डेज़ में था तब उनकी वज़ह से मैंने गाना शुरू किया। लेकिन धीरे-धीरे जैसा-जैसा मैं स्टेज पे गया, उस वक़्त एक हर कलाकार के अंदर से एक जो एक एक ये होता है ना, उससे मुझे पता लगता गया कि ये आई एम मोर नियर टू एक स्कूल जो होता है, जो कहते हैं कि एक रफ़ी साहब का स्कूल है, एक किशोर दा का स्कूल है, एक मुकेश जी का स्कूल है। तो आई बिलॉन्ग टू मुझे ऐसा लगता है कि आई बिलॉन्ग टू किशोर दा स्कूल। तो आवाज़ के हिसाब से और मुझ में जो मस्ती थी, नेचुरल थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो किशोर दा को गाते हैं, जो उनको मतलब परफ़ॉर्म करते हैं। हर हर एक की एक अपनी-अपनी ख़ासियत है और मैं कोशिश मेरी यही होती है कि किशोर दा जिस तरह से खुद नेचुरल रहते थे, उनके बारे में जितने किस्से मैंने सुने और बहुत मैं नसीब है मेरा कि मैं उनके साथ में जिन्होंने काम किया था, इंडस्ट्री में ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनकी वज़ह से फिर मुझे बहुत सारे ऐसे इनपुट्स मिलते हैं और हमें एक राह मिलती है, किस तरह से हम अपने आप को एक प्रस्थापित कर सकते हैं या हम खुद को ढूँढ सकते हैं। हम किशोर दा को कॉपी करने की कोशिश मैं बहुत कम करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि क्या होता है, सुनने वाले जो होते हैं दर्शक, उनके लिए हमें किशोर दा के समान या उसमें गाना पड़ता है, उस शैली में गाना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं शैली ही चेंज कर दूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अंदाज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा रहे, वो नेचुरैलिटी मेरी रहे। उन्होंने क्या सोच के गाया है कोई गाना, उस सोच को मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ और शायद इसीलिए लोगों को भी पसंद आता है। वो नेचुरल दिखता है कि मैं मज़ा लेते रहता हूँ। मैं मेरे सामने अगर हज़ारों लोग बैठे हों और या मेरे सामने कुछ लोग बैठे हों, 10 लोग भी बैठे हों या 10,000 बैठे हों, मेरे लिए सेम है क्योंकि मैं खुद के लिए गाता हूँ। मैं केवल खुद एन्जॉय करता हूँ और मेरी एन्जॉयमेंट पब्लिक तक पहुँचती है। ये बात बिल्कुल सही कही प्रशांत जी ने कि खुद के लिए गाते हैं, खुद के एंजॉयमेंट के लिए गाते हैं। और प्रशांत जी, जब बात अब किशोर दा की चल रही है, तो बाकी बातें तो जी। करते रहेंगे, कुछ सुन लें आपसे, फिर उसके बाद बाकी बातें करें। क्या देखिए ऐसा होता है हम बातें करते हैं समुंदर के बारे में और हम उसमें से कुछ बूंदें ही रहती हैं जो हम चुन सकते हैं। एक शो में भी हम 25 गाने 30 गानों के ऊपर क्या लेते हैं। लेकिन सोचिए आप कि किशोर दा हो गए, रफ़ी साहब हो गए, इन्होंने हर मूड के लिए हम हिंदुस्तानियों का कितना नसीब है कि हमको कोई भी हमारा मूड रहे, खुशी रहे, गम रहे, हम सेलिब्रेशन रहे, कुछ भी रहे, उस सब मूड के लिए हमारे पास में कम से कम 50 से 100 गाने हैं इन्होंने गाए हुए। तो मतलब हरफन मौला कलाकार जिसे कहते हैं वैसे किशोर दा थे और हम लोग सभी बहुत नसीब वाले हैं कि वो एक्टिंग भी उनकी देखी है हमने, उनकी जी। आँखों से और उनके बातों से किस तरह से बोलते थे। तो उनके ही कुछ अलग-अलग मूड्स मैं धीरे-धीरे छोटा-छोटा अपने आपको एक झलक जरूर बताता हूँ जरूर क्या-क्या जरूर। उन्होंने जैसा तो जैसे उनके उनके जो सबसे उनका जो फ़ेवरेट मूड था कहते हैं, उनका सबसे फ़ेवरेट मूड था सैड मूड। इनफैक्ट सैड मूड के गाने में वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छा करते थे, उनका ऐसा मानना था खुद का। तो उसका एक झलक उनके खुद के ही जरूर। खुद का ही संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म झुमरू से कोई हमदम रहा न रहा, वो गीत मैं थोड़ा-सा एक झलक पेश कर दूँ। हे, 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 हे,
हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। ये एक है। उसी में एक और जो सबसे पॉपुलर गीतों में से है, वैसा वो जो अभी बाद में भी आया, मैं थोड़ी थोड़ी झलक सुनाता हूँ। अच्छे से। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, वो एक जो अभी फिलहाल संजू में भी आया था वो। जी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये हो गया। उसके बाद में उनके बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो हमें हमें जोश दिलाते हैं, या जब आदमी डाउन एंड आउट है, जैसा अभी ये संकट का समय चल रहा है, उसमें 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 उसके लिए भी उन्होंने कितने सारे गीत गाए हैं। तो उसमें एक ये गीत मुझे बहुत पसंद है वैसे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। देखिए वो कैसे 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 कहते हैं, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। तो देखिए ये एक उनका बहुत कमाल का मूड है। और सबसे ज्यादा जिसमें उन्होंने अलग अपनी एक पहचान डेवलप की वो था मस्ती वाला मूड, क्योंकि मस्ती वाले मूड में खुद को एक्सप्रेस करना, उसके लिए उसमें खुद में भी उतनी मस्ती होनी चाहिए। और कहते हैं कि जैसा सबसे उनके मस्ती वाला गीतों में सबसे जो हम मैक्सिमम जो गीत देखे हैं उसमें एक जय जय शिव शंकर हमने देखा है। तो राजेश खन्ना साहब का खुद का ही कहना है कि जिस उस फिल्म उसके फिल्मांकन में जो पिक्चराइज करते हुए भी मैंने स्क्रीन के ऊपर जो मस्ती की, वो किशोर दा ने जो गाते टाइम स्टूडियो में जो मस्ती की थी उसके मैं 10% भी स्क्रीन पे नहीं कर पाया, ऐसा कहते हैं। मतलब ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो उनके ही मस्ती वाले गीतों में से एक गीत की, जिस गीत के लिए मैं जाना चाहता हूं तो उसी फिल्म का एक गाना, फिल्म पड़ोसन का एक गीत है, अरे हे ला 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 ला, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। और उनका उनका सबसे यूनिक जो स्टाइल था वो थी उनकी योडलिंग, जो उन्होंने जिमी रॉजर्स ऐसे जो बहुत बड़े गायक थे उनकी वो कॉपी उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उसका इस्तेमाल हिंदुस्तानी गीतों में करना ये बड़ा मुश्किल था। कल ही मैंने एक गीत में सुन रहा था, मैंने वो गाया भी है एक बार, फिल्म बेगुनाह का गीत है ये बहुत अलग अलग गीत है। उस गीत में उसकी मैं झलक आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले योडलिंग का जो उनका स्टाइल जो था उसमें ये मैं आपको वो सुनाता हूँ। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला, या
हो ले सुरमा ले हू, हो ले सुरमा ले हू, होड़े टिरिडिरिडाई युरिडिरिडाई। क्या तो बात, फीलिंग आपने खूब अच्छा प्रयोग किया यहाँ प्रशांत जी। मैं जो ऑब्जर्व जी कर रहा था किशोर हाँ कुमार जी के गीतों को गाते हुए आपकी भाव भंगिमाएं भी वैसी ही हो रही थी, आपका एक्सप्रेशन पूरा वैसा ही आ रहा था। तो ये आर्ट है, ये आपका डेडिकेशन है जो किशोर कुमार को आ, पीछे हो, जो आप नहीं मैं कोशिश मेरी ये होती है कि उनके, देखिए वही बोल रहा हूँ मैं, हमारा नसीब है गाने वालों का कि किशोर दा ने इन गीतों पे, बहुत सारे गीतों पे एक्टिंग भी की है। तो वो एक्टिंग के तो नजदीक भी जाना हमें पॉसिबल नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि वो उन्होंने इतने नेचुरल है वो, कि किसी अगर बड़े आर्टिस्ट ने आज उनकी कॉपी भी करने की कोशिश अगर की एक्टर ने, तो भी उन उन सबसे, मैं अभी तक सबसे कठिन किसी में एक चीज में अगर एक्टिंग मैंने देखी तो हाफ टिकट में, हाफ टिकट फिल्म में उन्होंने जो काम किया है, दैट जी, इज इम्पॉसिबल, वो किसी ने भी करना मुश्किल है। सही बात है। लेकिन उनकी वो किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम उनके गीतों को केवल सुन के भी हम कोशिश कर सकते हैं। अभी ये जो मैंने आपको सुरमा मेरा निराला जो आपको बताया मैंने गीत, ये अगर आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे ना तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये गीत, इसका वीडियो नहीं है अवेलेबल, ये फिल्म भी अवेलेबल नहीं है। जी, तो उसकी वजह से ये मैंने देखा नहीं है। लेकिन उन्होंने उनके वर्ड्स में ही, उनके लिरिक्स में ही उन्होंने इतनी खूबी से उन तीनों अंतरों को एक्सप्लेन किया है कि हमारे सामने वो चित्र आ जाता है। ये उनकी खूबी है। प्रशांत जी किशोर दा का एक वो गाना, वो मेरी बिंदु प्यारी बिंदु पड़ोसन में, और उस पर जो उन्होंने जी डांस किया है बहुत अल्टीमेट, हाँ मतलब उसकी कोई जोड़ नहीं। फिर उनका वो सेंटर से सेपरेट करके बालों को दोनों साइड लेकर जाना, पान खाना, जी और उसके बाद वो एक्टिंग को अंजाम देना, काबिल तारीफ है। कहीं उनकी इस कभी लगा। मुझे नहीं लगता, और मैं जितना जानता हूँ, जो मैंने जानकारी हासिल की उसके मुताबिक ड्रेसअप से लेकर सब कुछ वो अपना खुद तय करते थे, डायरेक्टर का ज्यादा हस्तक्षेप जी नहीं हो पाता था इस बारे में। क्या कहते हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल। ये तो उनके लिए, अभी देखिए कैसे होता है ना कि हम लोग को वो बहुत मूडी थे, इसका तो ये है, बहुत कंजूस भी थे ये भी। ये हमें अलग अलग एंकर्स के थ्रू पता लगता है जो बहुत उनके ऊपर रिसर्च जो करते हैं उनसे। पर ये अपना अपना कलाकार का मूड होता है, ये बिल्कुल हम भी एक होते हैं, कई बार हमारा मूड अलग होता है। कोई भी गाने की मैं तो तैयारी करके जाता नहीं हूँ कि भाई अब मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, नहीं। उस स्टेज पे वहां पे हमको क्या करना है, वो हम वहीं पे हमसे वो स्टेज करवाता है। तो किशोर दा के केस में तो वो ऊपर से ही सब लेके आए थे। बहुत सारे लोगों का मैं कहूंगा कि जो किशोर दा के गीतों को गाते हैं, उनके गीत इतने सिंपल लगते हैं सुनने में कि कोई भी उठ के गाने की कोशिश करता है। यार किशोर दा ने कहा क्लासिकल सीखा था, उन्होंने कहा कुछ ट्रेनिंग ली थी, हम भी कर सकते हैं। पर ये कहा जाता है कि बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज क्लासिकल सिंगर्स जो हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा भीमसेन जोशी जी का, पंडित भीमसेन जोशी जी, जो तो भारत रत्न पंडित जी, तो उन्होंने खुद ने इस चीज का की गवाही दी है। उन्होंने, उनके घर में एक जन गया था उनका इंटरव्यू लेने, वहां पे किशोर दा का गाना चल रहा था, यही कुछ तो लोग कहेंगे चल रहा था, और वो चकरा गया कि अरे इनके यहाँ पे क्लासिकल वालों के यहाँ पे ये कैसे चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि अरे ये जो लड़का है, ये बहुत हमारा, हम क्लासिकल सिंगर्स का हमारा नसीब है कि ये क्लासिकल के फील्ड में नहीं आया, नहीं तो हम लोग को घर पे बैठा दिया होता। ये ये एक बहुत बड़ी मैं बोलूंगा सर्टिफिकेट दिया गया उनको कि ये मतलब ऊपर से यहाँ पे गले में साल सरस्वती का उनको वरदान था। तो ये मतलब वो अलग ही इंसान थे ये लोग। प्रशांत जी, अब तो कुछ आपने सुना तो दिए हैं छोटे छोटे पीसेस, लेकिन अब एक कोई अच्छा गाना आपकी पसंद का सुनना चाहेंगे? मेरी पसंद का, चलिए मेरी पसंद का वो गीत सुनाता हूँ जो मैं कहूंगा मेरी पहचान है, जो हर जगह पे कई बार हमारा वो सब्जेक्ट भी नहीं होता है, पंचम दा का सब्जेक्ट भी नहीं होता है, किशोर दा भी का भी सब्जेक्ट नहीं होता, मैं अलग कोई सब्जेक्ट का चल रहा होता है, लेकिन इस गीत की महिमा, इस गीत का ये इतना लोगों को पसंद आता है, ये मेरे मुझसे कि ये इस गीत की फरमाइश होती है, तो खास करके ऑडियंस के लिए वो मैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके थ्रू मिला है मुझे, तो मैं उनके लिए ये पेश करूंगा फिल्म पड़ोसन का ये वाला गीत, जो मैंने, मेरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग गीत है ये, और इसमें के 3 बारे में आवाजें हम हैं। बात करेंगे इस गाने के बाद। अच्छा, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इस गीत को मैंने जानबूझ के मैंने
इस ब्रेक के लिए रखा था, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए रखा था, क्योंकि इस गीत ने मुझे बहुत दिया है पिछले 10-12 सालों में। हर कलाकार की एक पहचान बन जाती है ना, वैसे ये गीत मेरी पहचान बन गया और मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला। तो वो गीत आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें 3 आवाजें हैं, किशोर दा, मन्ना दा और महमूद साहब की। और ये गीत है फिल्म पड़ोसन से, एक चतुर नार। क्या तेरे नैनो, तेरी नैनो, तेरी नैनो, तेरे नैनो, तेरे नैनो, तेरे नैनो, यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, परिसा ग ग ग रे सा द सा द प पद सर ग ग स द प प म ग रे, चतुर नार करके सिंगार। हम थाम, अयो अरे थाम क्या है, अरे थाम 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 रुक, ब्रम ब्रम, हम आए ये होए होए हम हा, हम नम 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 हो, हम बोलो 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 रे, बोलो 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 रे, बोलो 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। क्या बात है, क्या बात है। देखो, महमूद वाली आवाज भी आपने काफी अच्छे से ली और किशोर दा वाली भी, तीनों आवाजें आपने खूब अच्छे से ली और वाकई में मुझे लगता है कि ये एक कलाकार की खूबी होती है। अब हम जब इस गाने के पहले बात कर रहे थे, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की थी, तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रशांत नासिरी जी के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 16.5 घंटे लगातार 165 गीत इन्होंने गाए और सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर इन्होंने गीत गाए और किशोर दा के गीत गाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ही इन्होंने इस गीत को रखा था जिस गीत को इन्होंने गाया है। उसके पीछे सोच क्या थी, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे? जी, थैंक यू। देखिए कैसा है, मैं पिछले, जब से मैंने गाना शुरू किया है और जब से मैंने कहा कि इंदौर का चैप्टर मेरे सामने ओपन हुआ 2012 में, उसके बाद में मैंने प्योरली किशोर दा के गीतों को गाने का मतलब रुझान रखा मेरा, कि मैं ज्यादा किशोर दा के ही गीत गाता था फिर। और उसके बाद में मुझे वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई जहां पे मैं खुद को ढूंढता गया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो मेरे दिल में तब मुझे हमेशा लगता रहा कि मैंने किशोर दा जब थे तब मैं उनको नहीं देख पाया, इस बात का मुझे बड़ा दुख था। और किस तरह से मैं उनको अगर गुरु मानता हूँ तो किस तरह से मैं अपनी गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। तो ये तो मेरे इस जन्म में क्या, कितने भी जन्म में मुझे मेरे शक्य नहीं है ये देना, लेकिन ये मेरी एक उनके लिए एक मेरा श्रद्धांजलि थी और मेरी कोशिश थी, क्योंकि इसीलिए सचिन जी मेरे आदर्श हैं। तो वो क्योंकि सचिन देव बर्मन जी और किशोर दा दोनों के वो भी बहुत चाहते हैं, उनके मतलब फैन हैं। तो उसकी वजह से मेरी कोशिश थी कि उस दिन उनके नाम से अगर मैं कोशिश करूं तो शायद रिकॉर्ड बन जाए, और देखिए बन गया। और मैं 151 का रिकॉर्ड था प्रीवियस, और मैं 165 पे मैं जाके मैं उस दिन रुका और बहुत एक अलग अनुभव था। और मुझे ऐसा फील हो रहा था उस दिन, ऐसा लग रहा था किशोर दा उस दिन थे मेरे साथ, वो हमेशा ही होते हैं, लेकिन उस दिन तो पूरी तरह से मेरे पीछे खड़े थे बिल्कुल। प्रशांत जी, एक इतना लंबा गाना निश्चित तौर पर एक अकेले कलाकार के लिए काफी मुश्किल भरा काम होता है। तो क्या लगता है आपको, वो एनर्जी किशोर दा की गायकी से मिली, किशोर दा के प्रति जो आपकी श्रद्धा थी उसने दी वो एनर्जी? अभी देखिए वहां पे ये 2 चीजें थी मेरे साथ में। एक तो सचिन तेंदुलकर जी के लिए मैं वो उनके बर्थडे पे मैं उनको डेडिकेट कर रहा था, और दूसरा किशोर दा, मैं जैसे मैंने कहा कि किशोर दा तो मेरे साथ थे उस दिन। और मैंने एक और चीज अलग की उस दिन, कि मैं जैसे मैंने कहा आपको कि मेरी शुरुआत मैंने रफी साहब के गानों से की थी लॉन्ग बैक, और मैं अभी भी रफी साहब के गीत कभी जब मैं आज तो 31 जुलाई है तो फिर से एक बार हम लोग उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
तो रफी साहब के गानों से आपको मालूम होगा, किशोर दा भी जब रफी साहब गुजर गए उसके बाद में किशोर दा जब भी अपने शोज करते थे, पहला गीत वो रफी साहब का गाते थे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। उस गीत से वो शो की शुरुआत करते थे कि मेरे बड़े भाई साहब को, उनको ये श्रद्धांजलि। और वैसा तो मैंने उस दिन की शुरुआत भी रफी साहब के गाने से की थी। वो रिकॉर्ड में शामिल नहीं था, लेकिन उस दिन का ये तो मेरे साथ में दो दो शक्तियां थी। मेरे पास में रफी साहब भी थे और मेरे पास में किशोर दा भी खड़े थे, वो तो देना ही था। और आपने जो कही कि लंबी इनिंग्स कैसे खेलनी है, लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तो सचिन तेंदुलकर जी ने हमें गुरु मंत्र दे ही चुके हैं। वो कि मैंने 4 महीने कोशिश असल में जो मेरी जो थी उसके लिए तैयारी थी, वो मैंने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर रखी थी। गानों का प्रॉब्लम नहीं था, मैंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर अपना ध्यान रखा था कि अगर मैं 16-20 घंटे अगर मेरे को गाना है, मैं उतनी ताकत से मैं वहां पे खड़ा रहूं, मेंटली मैं स्ट्रांग रहूं। उसके लिए प्राणायाम और बहुत सारी चीजों का मैंने अभ्यास किया था, और मेरा रियाज जो था वो तो चल ही रहा था। तो इतनी सारी जब होती हैं, और पब्लिक हमारे सामने, पब्लिक मेरे पूना की पब्लिक थी जो मेरे चाहने वाले थे, वो 1000 लोग तो कम से कम पूरा टाइम बैठे थे वहां पे थिएटर में। तो उसकी वजह से वो करवा देता है, फिर वो एनर्जी अपने आप करवा देती है आपसे। आपने कहा आपने अपने करियर की शुरुआत जो की वो रफी साहब के गानों से की। आज हम जब आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तब 31 जुलाई है, रफी साहब की पुण्यतिथि है। तो मैं चाहता हूं कि एक ट्रिब्यूट आपकी तरफ से भी रफी साहब को हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कहने के पहले ही मैंने आपको मैं कहने वाला था कि हम लोग शुरुआत तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं उनका भी एक गीत मैं जरूर, एक गीत है उनका जिस गीत ने मुझे बहुत, मैं एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे बहुत मुसीबत आ गई थी, और उस वक्त इस गीत के इन लाइनों ने मुझे बहुत सहारा दिया था। वो गीत था दिल की आवाज भी सुन। तो ओपिनियर साहब का संगीत है, और वो गीत सुनाता हूँ। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने न जा, दिल की आवाज भी सुन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आपने गाया। प्रशांत जी, आज 31 जुलाई रफी साहब की पुण्यतिथि है, और आज हमने जो शो टेलीकास्ट किया है उस शो पे वो गायक हैं सर्वेश मिश्रा मुंबई से, और रफी साहब का इंटरव्यू किया है, और उस शो की शुरुआत इसी गाने से हुई है। अरे क्या बात है अरे क्या, अरे सर्वेश ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मेरा छोटा भाई है, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं जब भी हम लोग साथ में मिलते हैं। हम लोग इंदौर में भी हमने कई बार परफॉर्म किया साथ में, और बहुत 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 ये इस गीत की मैं बताता हूँ कि देखिए कैसा होता है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये गीत मैंने क्यों चुना, मैं वैसे बाई क्वालिफिकेशन में इंजीनियर हूँ, केमिकल इंजीनियर हूँ, और मैं इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में लेके मैं मुंबई के लिए निकला था नागपुर से। मैं वैसे भिलाई से हूँ। आपको एक और बात बता दूं कि मेरा जो 12th स्कूलिंग जो था मेरा भिलाई में हुआ था। मैं भी मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, और बाद में नागपुर, जी हाँ, अब वो छत्तीसगढ़ चला गया, पहले मध्य प्रदेश में था। फिर मैंने इंजीनियरिंग नागपुर से की, और वहां से मैं मुंबई आ रहा था, और मेरे आते टाइम मेरी सूटकेस चोरी हो गई, जिसमें ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे चले गए। ये 96 की बात है, और बहुत बहुत संकट का टाइम था, क्योंकि मेरे सामने अंधेरा छा गया कि अभी पूरा मेरा खत्म हो गया, कि मैं नौकरी के तलाश में जा रहा हूँ, और क्या करूं कैसा करूं, ये हो गया। उस वक्त मेरे साथ में ट्रेन में एक वॉकमैन पे, स्पीकर पे ये गाना चल रहा था, दिल की आवाज भी सुन, और मेरे बड़े भैया साथ में थे, और उन्होंने वो गाने के बोल मुझे सुनाए, बोले कि देख बेटा, ये सुन, ये क्या लाइन चल रही है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। आज वो दिन है अपने साथ में, ऐसा हुआ है, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा। तो ऐसा ही हुआ
आज इतने सालों के बाद में इतनी सारी चीजें हो गई और आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ में। आज मैं अगर इंजीनियर रहता शायद तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते। लेकिन इतने इतने लोगों का प्यार मिला है, इतना इतना मुझे मान सम्मान मिला है। वो मैं कलाकार हूँ और मैं इन इन लोगों को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, रफी साहब, किशोर दा, इसकी वजह से है ये, इसके लिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बातें कही। आप एक इंजीनियर हैं, आपका भले ही ऐसा मानना हो कि आप इंजीनियर होते और हम आपका इंटरव्यू नहीं लेते, लेकिन जो कला, जो संवेदनाएं आपके अंदर भरी है, वो निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आपको किसी एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाती जब आपका इंटरव्यू जरूर होता है। बहरहाल थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि कलाकार किशोर कुमार की कॉपी करते हैं, कई सारे कलाकार हैं देश में। आपके बारे में कहूँ तो आप कॉपी नहीं करते, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन अंदाज आपका थोड़ा सा जुदा होता है। इसके पीछे क्या? इसके पीछे मैं इतना ही कहूंगा कि उसमें थोड़ा सा मैं भाग कहूंगा। मैं 2005 साल में और उसके भी पहले कुछ एक दो बार में, तो ये असल में इस चीज की शिक्षा हमें सारेगामा में मिली कि जब जी टीवी पे, कि हम लोग वहां पे कंटेस्टेंट्स, मैक्सिमम कंटेस्टेंट्स कॉपी करते थे, वॉइस की कॉपी करते थे कि भाई एक गाना गा रहे हैं तो उसी स्टाइल में, उसी वॉइस में, ऐसा उनको लगता था। लेकिन फिर हमें बताया गया कि भाई आप लोग अगर नया कुछ सुनाने की कोशिश कर रहे हो या किसी म्यूजिक डायरेक्टर को सुनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें अंदाज अपना रखिए, क्योंकि हमें रफी साहब नहीं या सोनू निगम नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, आप क्या हो। तो उसकी वजह से हमें फिर वहां से कोशिश हुई कि हाँ, अगर ये गीत मुझे बताया गया होता गाने के लिए तो क्या क्या होता। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है किशोर दा के गाने को हम किशोर दा के स्टाइल से ना करें, क्योंकि उन्होंने इतने हाई स्टैंडर्ड्स करके रखे हुए कि हम लोग उस तक पहुंचते पहुंचते हमारी, हम बोलते हैं बैंड बज जाती है। तो वो तो इतना उन्होंने हाई, मतलब इतना कमाल का गा के रखा है। तो इससे हम सीखते हैं, ये मैं कहूंगा कि इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है इन गीतों को। केवल इतना ही है कि हम जितना नेचुरल रहेंगे उतना लोगों को पसंद आता है वो। अगर मैं कॉपी करूंगा तो शायद वो पसंद नहीं आएगा। सही बात है। प्रशांत जी, अब चलते चलते एक गीत और आपकी तरफ से हो जाए, क्योंकि ये आज की इसकी बिल्कुल, अंतिम प्रस्तुति है। चलिए। तो चलते चलते का नाम लिया तो भाई देखिए, अलविदा कहने के भी किशोरदा का अंदाज ऐसा ही था कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी सुनने वालों को, सुनील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे पावन दिन पे आपने मुझे याद किया है। मेरी एक सेवा मेरे भगवान के चरणों में आपके आपके थ्रू अर्पण हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बातचीत का सिलसिला चलता रहा। समय की सीमा थी, नहीं तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि प्रशांत जी जितनी अच्छी बातें गायकी के बारे में कर रहे हैं, एक्टिंग के बारे में कर रहे हैं, किशोर कुमार जी के बारे में कर रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसको आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन बहरहाल समय की अपनी एक मर्यादा है, सीमा है, उसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते। लेकिन फिर कभी किसी कार्यक्रम में प्रशांत नासिर जी से मुलाकात होगी। प्रशांत जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।